विविध प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के उदाहरण, यानी कि जो प्रश्नावली हम करा चुके हैं उनके उदाहरण है ये। यानी कि अध्याय 1 की प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 दोनों के उदाहरण कंबाइंड है। ठीक है, प्रश्नावली करा चुके हैं अपन, तो उदाहरणों को देख लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन अपने प्रश्नावली फर्स्ट में कराया था, यानी 1.1 में कराया था। वहाँ पे लिखी थी 4 की घात n की जगह 6 की घात n। क्या लिखा था? 4 की घात n की जगह 6 की घात n लिखा हुआ था। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसे, क्या बताना क्या है इसमें। ठीक है, आपने क्लास ले ली हुई तो आपको पता चल गया होगा इसमें क्या करना है। यहाँ लिखा है कि संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 0 पर समाप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन देखें अपन, तो सीधा सीधा है कि हमने क्या दिया हमें क्या कि 4 की घात n दिया है। आप 4 का लिख सकते हो, 2 गुणा 2 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 भी लिख सकते हो। और ये 4 की घात n है, वो भी n लगा दी। अब क्या हुआ, जब 2 की घात n होगी और 2 की घात n होगी, हमने कहा कि बेस समान होता है ना, ये वाला बेस, इसे बोलते हैं आधार। आधार समान है तो ऊपर वाली संख्याएं होती है, यानी घात, जो घात होती हैं वो का जुड़ जाती है। ठीक है, n 2n। ठीक है, ये वो नॉट पॉइंट लिख दिया, इसे याद कर लेना। और आप यहाँ लिखना चाहें क्वेश्चन में तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ के बारे में लिखा है कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 4 की घात n केवल 2 से विभाजित है। हमें ये पता चल रहा है कि 4 की घात n है वो 2 से विभाजित है कि? और यह 5 से विभाजित नहीं है। इसका ये कहने का मतलब क्या था, हमें निकालना है क्या है, ये ध्यान से देखोगे, ये निकालना है। ये कह रहा है कि 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। यानी कि ऐसे सपोज दैट हमें कोई क्वेश्चन मान लें, एक सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। कोई क्वेश्चन पेज पे, पेज है, ये सॉल्व, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, रुकिए हम यहीं से निकालते हैं। चलिए एक पेज यहाँ से लेते हैं, ले आओ। चलिए इस पेज पे करके बताते हैं। जैसे कि कोई अपन 4 की घात मान लिया आपने 2 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? 4 की घात 2 लिखा है हो। अब जी 4 की घात 2 लिखा है, आप इसे क्या लिख सकते हो? 8 लिख सकते हैं। यानी कि इसमें 2 का भाग जा रहा है। तो वैसे भी देखोगे 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो ये होंगे, कोई दिक्कत? अब यदि ये होंगे, ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने अगली बात करी कि 4 की घात लिखी है, यदि मान लो 4 लिखी है तो ये कितना होगा? 3 मान लीजिए, बड़ी हो जाएगी, फिर आगे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो छोटी देख लो। 4 की घात 3, यानी 4 चौके 16 और 16 चौके 64। किसका मतलब? 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी ये 3 बार है, 3 बार गुणा करेंगे तब आया होगा 64, है कि नहीं? तो अब इसमें क्या होगा, ये गुणा करने के बाद इसमें कहीं यदि 400 मान ले 640 आता, तो बाद में क्या आ रहा है? 4 की घात n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त होता हो। यानी कि ऐसा कोई अंक आए इससे घात में, यानी जा की जगह 3 की जगह हम कोई भी संख्या रखें, 1 2 3 4 एटसेट्रा, कोई भी संख्या n तक हम रख सकते हैं। यदि ऐसी कोई भी एक संख्या हो जिसकी यदि यहाँ पे रखें तो उसके बाद में 0 आ जाए तो ये संतुष्ट हो जाएगी। पर ये बात संतुष्ट होगी ही नहीं, क्योंकि 4 का गुणा कितनी भी कर लीजिए वो हमेशा 2 का मल्टीपल ही रहेगा। कितना? 2 का गुणक रहेगा, हमेशा 2 का क्या रहेगा? गुणक। ठीक है, 2 के गुणा में ही आएगा। इसलिए और जब भी कोई अंक यदि मान लीजिए 0 लिखा है, इसे अपन क्या लिख सकते हैं? 64 गुणा 10 भी लिख सकते हो। और 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5, यानी कि 2 का जोड़ चाहिए और 5 का, 2 और 5 दोनों का साथ में जोड़ मिलेगा ना। क्या मिलेगा? ये 64 गुणा 10 लिख सकते हैं 640 को, और इसे लिख सकते हैं, यानी कि 10 के लिए अब देखें तो 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हो, 2 गुणा 5 लिख सकते हो। अब 2 गुणा 5 मिलेगा कहीं पे भी, तभी ये बाद में किसी भी संख्या के एंड में, यानी कि लास्ट में या अंततः समाप्त होने पर, संख्या जहाँ समाप्त होगी, समाप्त ऐसी 640 हो रही है ना, 0 आ रही है अंत में, तो उसी प्रकार से यहाँ बाद में यदि कितना मिलना चाहिए? 2 और 5 मिलेगा,
गुणक में, तो वो संख्या के अंत में 0 आएगा। अब एंड में 0 आना यानी कि अंत में 0 आना, तभी वो संख्या समाप्त हो पाएगी। अब मैंने कि चलो ठीक है, अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि दो केवल इसमें 4 की घात n में केवल 2 से भाग जा सकता है, 5 से नहीं जा सकता। कितने से नहीं जा सकता? 5 से, ठीक है ना। तो यदि 5 से नहीं जा रहा तो हम क्या कहेंगे? अतः ऐसी, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, वैसे साफ ध्यान दे तो 2 गुणा 5 का गुणनखंड होने पर, यदि 2 गुणा 5 का गुणनखंड होगा ना तो ही तो ये संख्या सेटिस्फाई करेगी, अन्यथा नहीं करेगी, ठीक है। तो अतः ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके लिए 4 की घात n, नहीं हो रहा, ध्यान से देखो, ये देखो, अतः ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके लिए 4 की घात n शून्य अर्थात 0 पर समाप्त हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो नई का सिंबल लगा दिया, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कहा कोई ऐसी संख्या होगी या नहीं होगी। ये दो आंसर हैं, यहाँ लगा दे। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जो 0 पे समाप्त है, कोई ऐसा मान है। ये क्वेश्चन का मेन वैल्यू थी, कोई ऐसा मान है, ये बताना था कि है या नहीं है भाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन उदाहरण नंबर है, यानी कि उदाहरण है 3 4 जो भी थे वो सारे उदाहरण करा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा और अपनी फाइल भी बनाते रहना। फाइल यानी कि नोटबुक, जिसे आप फेयर कहते हैं, वो बना लेना, ठीक है। अब फेयर के हिसाब देखें, यहाँ देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ लिखा है कि संख्याओं 6 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करना होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखें तो 6 के लिए क्या होगा, ये होगा। यदि ऐसे भी नहीं सोल्व कर पा रहे हो तो अपन क्या कर सकते हैं, यदि 6 को रखा यहाँ पे और 6 के कर लो आराम से, इस विधि से तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, इसे 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 में, और 3 से देंगे तो 1 बार, यानी कि कितने मिले 2 और 3, ये लिख दिया हमने 2 और 3। ऐसे 120 के भी कर सकते हो आप, ठीक है। 120 के भी कर सकते। मैंने 2 से किया तो कितनी बार गया 60 बार में, फिर से मैंने 2 से किया तो कितनी बार गया 30 बार गया, क्या 30 बार। अब मैं 2 से करूँगा तो ये गया 15 बार। अब 15 में 3 का जाता है, 3 5 15, फिर 5 से 5 कट जाएगा 1 बार में। तो 2 2 के अंक 3 बार, 2 2 के अंक 3 बार, ठीक है। और 3 और 5, अब इसे आप सरल भी लिखना चाहें थोड़ा तो और भी सरल लिख सकते। कैसे लिख सकते? 2 की घात 3, यानी कि 2 की संख्या कितनी है 3 है, और उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, ठीक है। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा ना लिखे छोटा भी लिख सकते हैं, और इसे सरल रूप में यह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखें कि अब निकालना क्या, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व किस लिए किया अभाज्य गुणनखंड में, कि हमें चाहिए एलसीएम एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समावर्तक, यानी कि इसकी का वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं तुम्हें कि इसमें दोनों में कोई भी चीज़ इतनी कम से कम बार मिलेगी। यानी कि यहाँ पहली वाली संख्या हम देखें तो 2 एक बार मिल रही है, तो ऊपर नीचे वाली में 3 बार मिल रही है, तो हम 3 बार वाली को नहीं लेंगे, एक बार है ना, तो इन दोनों में से हम एक बार ही लेंगे। यानी कि जो इसीलिए बोलते हैं केवल उभयनिष्ठ, यानी कि केवल कॉमन संख्याएं होंगी ना, जैसे 2 इसमें एक ले ली तो एक इसमें से 2 लेंगे, इन दोनों को एक बार लेके लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक 3 है तो यहाँ से भी यदि एक ही 3 है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो एक ही 3 आ गई। अब इसमें देखेंगे तो 5 अकेली है, ठीक है, और इसमें है नहीं तो हम इसे नहीं लेंगे, ठीक है। अब उभयनिष्ठ हो गए। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दें कि एलसीएम होता है ना, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक या लासा कहें इसे, तो लासा में क्या होता है कि जो महत्तम समावर्तक होता है यानी 6 आया है उसे रख सकते हो आप सीधा, है ना। कि आप ध्यान से देखोगे तो इस संख्या को 6 3 2 3 ए, और ये मान लीजिए हमने ये मान ली यहाँ से यहाँ तक ये संख्या हमने लिख चुके हैं, पहले ही लिख चुके हैं, यानी कि 2 3 2 3 हमने कॉमन निकाल के एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला था, वो एचसीएफ हमने पहले। अब जिसके बाद जो संख्या बची है ना इसमें, इस सारी संख्या को हम यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि देखो ये दो दोनों बची हैं, ये वाली 2 हमने कमांड कर ली पीछे पहले वाले साथ, ये 2 बची हैं, यानी 2 बार 2, उसके बाद 5 बचा है, 5 लिख लिया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल 2 क्वेश्चन हो गए अपने। अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते अपन। तीसरा क्वेश्चन ये आपके सामने शो हो रहा है, कोई दिक्कत, आप क्वेश्चन पढ़ लें। जैसे लिखा है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक यानी मासा और लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी वही है, यानी कि हमें इनकी दोनों के क्या करने, खंडन करने। तो खंडन यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है करने में, तो फिर बड़ी वीडियो हो जाती है। 96 को देखोगे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो 96, ये 96 में आप 2 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा 48। अब 48 में 2 से दोगे तो कितनी बार जाएगा 24 बार,
और 2 से 24 में दोगे तो 12 बार, और 12 में 2 से दोगे, 2 से 12 में दोगे तो कितनी बार, 6 बार में, और 6 में फिर से 2 से दिया तो 3 बार। अब ये 3 किसी से कटेगी नहीं, अकेले 3 से कटेगी, तो 3 से 3 में भाग दे देंगे तो 1 बार। इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 2 की संख्या 5 बार आई है, तो हम यहाँ पे लिख लिए 2 की संख्या 5 बार, और 1 3 बच्ची 3 लिख ली। अब इसे थोड़ा शॉर्ट लिखना है, यानी कि एक सूक्ष्म संख्या में बना के लिख दो, तो इसे 2 की घात 5, यानी कि 5, 2 की संख्या कितनी है 5, तो इसकी 2 की घात 5 कर दी और गुणा कर दिया 3। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से इसकी किए, देखो 404 में हमने 2 से दिया तो 202 बना, 2 से 2 का फिर दिया तो 101 बना। अब 101 ऐसी संख्या है वो किसी और संख्या से नहीं घटती, यानी कि इसके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए हम 101 से ही भाग दे देंगे और इसके बाद ये मिल जाएंगे। तो 2 की संख्या 2 है, 101 एक बार है, इसलिए 2 की घात 2 कर दिए, 2 की संख्या कितनी 2, इसलिए 2 की घात 2 गुणा में 101। अब इसमें हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि महत्तम समावर्तक निकालना। क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना। अब महत्तम समावर्तक क्या होता है, केवल उभयनिष्ठ, हमने क्या कहा था, केवल उभयनिष्ठ संख्या निकालनी है, उभयनिष्ठ के अलावा हम कोई और संख्या नहीं निकालना। अब कॉमन संख्या क्या है, अब यहाँ देखो 2 की घात 2 है यहाँ पे और 2 की घात 5 है, तो हम दोनों में से 2 की घात 2 ले सकते हैं ना, तो इसलिए 2 की घात 2 ले ली। और इसमें 101 है, इसमें 3 है, तो ये तो कॉमन कुछ है ही नहीं, ये तो अलग अलग है, इसलिए 2 की घात 2, यानी कि 2 बार 2 आएगी, इसके मतलब 4 हो गया। ठीक है, अब लसा में क्या होता है कि हमने जो कॉमन ले लिया है उसे छोड़ के, या तो ऐसे करो, या फिर तुम्हें ऐसे ही कर सकते हो कि हमें हर संख्या, ऐसे 2 संख्या ली, 2 उठाई हमने, सबसे छोटी यूनिट 2 है, और 2 को लिया, और 2 की सबसे अधिकतम घात कितनी है उसे उठा लो, यानी 2 की संख्या सबसे ज़्यादा 5 बार आई है तो 2 को 5 बार लिख लेंगे, यानी 2 को कितनी बार लिख लेंगे, 5 बार लिख लेंगे। उसके बाद 3 बची है, 3 लिख ली, 10 101 बची, 101 लिख ली, और इसे गुणा कर लेंगे, आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें देखो ये चौथा, ठीक है, इसमें लिखा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। यानी क्वेश्चन ये भी यही है, इसमें भी कुछ अलग से तो है नहीं, है कि नहीं, कुछ अलग से नहीं है ना। अब इसे क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो आप खुद कर सकते हो, क्या कहते हो, एक क्वेश्चन करना, पूरी प्रश्नावली होगी अपनी, उसके बाद उदाहरण भी करा रहे हैं, तो लास्ट उदाहरण है ये वाला, वैसे सॉल्यूशन दिया है, इसे खुद समझना। ठीक है, ध्यान से, वैसे भी देख लेना, 6 का गुणनखंड है, 72 गुणनखंड है, 120 गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इस एचसीएफ को बताएं, हमने क्या कहा, इसमें सबसे कम घात लेते हैं, एक सीधी शब्द कहें तो सबसे कम घात जिस संख्या की होगी, यानी 2 की, देखिए यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 की कितनी है, 3 घात है, यहाँ पे 2 की केवल 1 ही घात है, यानी कि सिंगल एक बार ही 2 यूज हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, एचसीएफ में केवल एक बार ही 2 का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे हम 3 की घात सबसे कम कितनी है, 1 है, तो और इसमें देखेंगे 2 है, इसमें देखेंगे तो 3 की घात 1 है, यानी कि 3 को केवल एक बार ही लिखेंगे, यानी कि 3 की केवल एक बार, यानी 3 लिखेंगे। और लसा यानी कि लघुत्तम समावर्त्य, और लघुत्तम समावर्त्य क्या होता है, एलसीएम लघुत्तम, जिसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे छोटे कॉमन फैक्टर होते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसमें देखे होगे तो इसमें हमें हाईएस्ट वैल्यू लेनी होती है, यानी 2 की कितनी घात सबसे अधिक है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, यानी 2 की घात 3 सबसे अधिक है, तो वो ले लेंगे। उसके बाद 3 की घात सबसे अधिक कितनी है, 3 की घात सबसे अधिक है 2, तो 3 की घात सबसे अधिक 2 ले लेंगे, और उसके बाद बची 5 है वो भी ले लेंगे, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी प्रश्नावली 1.1 के 4 उदाहरण थे, वो हमने करा दिए। ठीक है, अब इन 4 उदाहरणों के बाद ये प्रश्नावली दूसरे के आते हैं, यानी 1.2 के क्वेश्चन हैं, वो ये क्वेश्चन है, यानी कि इसमें 5वां क्वेश्चन ये है। ठीक है, इस 5वें क्वेश्चन को आप समझोगे तो आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ लिखा है, देखो, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे इससे पहले एक क्वेश्चन और कराया था, आपको याद होगा कि √5 प्रश्नावली का 1.2 का पहला क्वेश्चन था, √5, उसको भी बताना था, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से। ठीक है, तो हमें इसके विपरीत मान के चलना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कराया था अगली वीडियो में, और आप इसी को कर लीजिए, फिर देखते हैं। चलो देखिए, ऐसे कि मान लीजिए कि ये √3 है, अपर में हमें सिद्ध करना है, अपर में संख्या है, यानी पहले से ही बोल दिया है, इसे आपको सिद्ध करके बताना है, यानी ये बात तो कहिए इसने सत्य है, पर आप इसे प्रूफ करके बताइए कि सत्य है या नहीं है, झूठ तो नहीं लिख दिया किसी ने,
तो इसी को हमें बताना होता है, हल कर रहे हैं यानी कि सॉल्व कर रहे हैं। मान लिया कि √3 है, हम परमेय मान के चल रहे हैं। हम क्या कहना है, असत्य मान के चल रहे हैं इससे पहले से कि मान लीजिए परमेय है, मान लिया, माना कि कुछ भी मान सकते हैं मैथ में तो, पर फिर भी हमने परमेय संख्या मान के चलिए, अपरमेय को परमेय मान लिया। अब इसमें कहा कि हम परमेय संख्या होती है उसे कैसे लिख सकते हैं, a/b में, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, भिन्न में लिख सकते हैं। और भिन्न में लिख सकते हैं तो सीधी बात ये है कि ये भी संख्या लेंगे ना, वो अभाज्य से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि इनमें और कोई संख्या का भाग ना जाए, एक के और खुद के, यानी कि स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसे सॉल्व किया रिएक्शन को, √3 है, इस प्रकार से समीकरण बना लिया। अब इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, या दोनों तरफ वर्ग या दोनों पक्षों का वर्ग, कुछ भी लिख दीजिए, और इस प्रकार से सिंबल बना लिया करो। और नहीं बने सिंबल तो ऐसे कोष्टक लगा दिया, ठीक है। इसके बाद ये वाला हमने वर्ग किया, एक इस कंडीशन पर आ गए, यानी 3 को जैसा वर्ग से रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, और 20 पर वर्ग आ जाएगा, बराबर लगाएंगे, यहीं पर वर्ग आ जाएगा। इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। और हम इससे क्या कहते हैं कि जो a² है ना, a² ये 3 से डिवाइड है, यानी 3 से विभाजित है, तो फिर a भी होगा वो 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है एक चीज़ का, कि वो क्या है, कुछ सभी नोटबुक का देखो, अभी हमने क्या कहा था कि यदि ऐसा है कि a² है वो 3 से विभाजित हो रहा है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि a है वो भी 3 से विभाजित होगा, यही तो हम कह रहे हैं कि a भी 3 से विभाजित होगा। अब जब ऐसा ही हो रहा है, a 3 से विभाजित हो ही रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ऐसे सपोज दैट a की वैल्यू है 9, कितनी है 9, इसे 3 से भाग दें कितनी बार जाएगा, 3 बार में। हम इसे दोबारा से लिखें, एक चीज़ बताऊँगा तुझे, सॉरी तुम्हें, तो एक चीज़ है कि हमने लिखी 9 × 27, यानी कि हमने एक 27 लिखी, उसमें भी 3 से भाग जाएगा। इसे हम एक सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे 27 है, इधर लिख लिया हमने 3, और इसके लिए इसको वैल्यू नाम दे दिया r, ठीक है। r यानी कि 3 में कुछ ऐसी संख्या गुणा करें वो 27 के बराबर आ जाए, लिख सकते हैं। इसलिए हमने इससे काटा है कितनी बार में, 9 बार में, r की वैल्यू 9, यानी कि 3 × 9 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अब एक अगला समीकरण बना लेते हैं। r की जगह हमने यहाँ पे c मान लिया, कैसे माना, a = 3c, यानी 3 से यदि a में भाग जा रहा है, यानी कि भाग जा रहा है, एक बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है, यानी c एक ऐसी वैल्यू है जो इसकी संख्या होगी उसके हिसाब से बदल जाएगी। यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 × 3 3 होगी, तो भी 3 से 3 कट सकती है। यदि यहाँ पे 2 होगी तो 2 से 3 से गुणा करें तो कितनी आएगी, 6 आएगी, और यानी कि 6 होना चाहिए, है कि नहीं। तो यानी कि n कह सकते हैं इसे, एक तरह के माने तो n संख्या, यानी कि यहाँ पर कोई भी संख्या रखो वो इसके बराबर हो जाएगी, यानी ये भी अपने आप में बदलती जाएगी आंतरिक रूप से देखा जाएगी तो, ठीक है। चलो, अब यदि ऐसा होता है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, a है ना, a का मान इस समीकरण में रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो ये वाली संख्या जैसी की जैसी, देखो ये संख्या जैसी जैसी, उसके बाद a है, a का वर्ग का मान ये 3ac है, और 3ac का वर्ग कर देंगे, ये बन जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों से हमने जो कंपैरिजन किया है, इसलिए लिख दिया समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। दोनों समीकरणों में एक संबंध बताया था, तो इस हिसाब से इसे लिख लिया। अब हम वर्ग करने के बाद यहाँ पे आ गए, ठीक है, वर्ग करने के बाद आ गए। अब देखेंगे तो b² क्या है, b² = 3ac। अब यहाँ से तो पता चला था कि जो a² है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो पता चला था हमें कि भाई ये a² है, ये a² वो 3 से विभाजित हो रहा है, हमने ये लिख के दिया, बताया था अभी। तो इसी हिसाब से इसका विपरीत हो गया कि b है, ये देखो b² है वो भी 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, सिद्ध हो रहा है अपना। चलिए, अब ये हमें सिद्ध हो रहा है कि b² है वो भी 3 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि b² भी 3 से भाग जा रहा है, b² में भी, तो b में भी 3 से भाग जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन a भी है वो कैसी है, सहअभाज्य संख्या, यानी कि इनके कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होंगे, और गुणनखंड नहीं होंगे तो संख्या मानी, यानी सहअभाज्य संख्या मानी थी, हमने पहले भी मानी थी, कह सकते हैं कि, लेकिन a भी थी वो क्या मानी थी, सहअभाज्य संख्या मानी थी, जो एक विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे, ये सहअभाज्य संख्या थी, √3 में भाग जा रहा है, 3 में भाग जा रहा है, तो √3 में भाग कैसे जाएगा, यानी 3 का भाग इन दोनों में जा रहा है। अब यदि मैं इसे रूट लगा दूं तो भाग नहीं जाएगा ना 3 का, है कि नहीं। तो इसी हिसाब से तब हम कह सकते हैं कि √3 है, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको, इसमें भी यही है कि आपको क्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। कैसे, कि सिद्ध कीजिए कि 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, ये अपरिमेय संख्या पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या, और हमें सिद्ध करके बताना है, यानी कि है संख्या अपने आप में अपरिमेय तो सिद्ध हो जाएगी, और नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसके विपरीत मान के चलते हैं हम, ठीक है। माना कि 3 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उसके विपरीत मान लिया, और फिर कहते हैं कि यदि परिमेय संख्या होंगी तो वो किस में होंगी, a/b यानी कि फ्रैक्शन यानी भिन्न रूप में होंगी, और जहाँ a भी है क्या होगी, से अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। जिसमें हम लिख सकते हैं, और इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे रिएक्शन को। तो आप इस 3 को इधर ले जाएंगे, यानी या तो ऐसा कर लीजिए जिसे इसमें शो हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये 5 थी, इसे हम इक्वल के इस तरफ ले गए, इधर आ गए, तो माइनस की थी प्लस का हो गया, ठीक है। और जो ये वाली थी a/b, इसको उठाया और इक्वल की इस तरफ लाए, प्लस की थी वो माइनस हो गई, ठीक है। ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अन्यथा आप आराम से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसी बात से कह सकते हैं रूट 5 क्या है, यानी अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो यदि रूट 5 अपरिमेय संख्या तो यह क्या हुआ है, विरोधाभास है, तो हम कह सकते हैं यह एक विरोधाभास है, क्योंकि यह रूट 5 अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक 7 है बनाओ, जो कि आखिरी क्वेश्चन उदाहरण लास्ट है, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 का, ठीक है। इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है तो हमें मान के चल रहा उल्टा, फिर से मान लीजिए कि 3 रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानना है, हमें एक मान के चलना है परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या को हम लिखते हैं फ्रैक्शन में, यानी कि परिमेय संख्या होती है उन्हें हम क्या रखते हैं, a/b के रूप में शो करते हैं। तो हमें एक 3 है ना, इस 3 को उठाया, b के नीचे रख दिया, यानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठाया ये रख दिया। अब इससे पता चल रहा है कि जो रूट 2 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है क्या नहीं। तो हमने लिख दिया कि चूंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिख दिया कि रूट 2 है जो एक अपरिमेय संख्या है, जो हम और हम मान के क्या चल रहे हैं, इसे परिमेय संख्या मान रहे हैं। तो ये इसकी दिखाई हिसाब से तो क्या है, विपरीत है। यहाँ से देखें इस चीज़ को, तो ये पहले बता रहा है कि मान लिया कि हमने परिमेय, और निकल रहा क्या, अपरिमेय निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अपरिमेय निकल के आ रहा है तो इसकी ये विरोधाभास होगा, तो हम कह सकते हैं यह एक विरोधाभास है, क्योंकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहीं पर अपना ये सिद्ध हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, और ध्यान रखिए